हेलो, वेलकम बैक। थर्मोडायनामिक्स का डिस्कशन आगे लेकर जाते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसके पहले हम एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस देख चुके हैं, राइट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और कुछ भी नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन है। इवन दो ये लॉज है, न्यूटन्स लॉ की तरह तुमको एकदम क्लियर कट स्टेटमेंट नहीं मिलने वाले हैं कहीं, क्योंकि इसके बहुत सारे मतलब है और हर मतलब को फर्स्ट लॉ कहते हैं, ऐसा समझ लो। मतलब कोई ऐसा न्यूटन्स लॉ जैसा इन्वर्टेड कॉमास में फिक्स सेंटेंस नहीं है। जैसे जीरोथ लॉ है तो जीरोथ लॉ के लिए ऐसा फिक्स सेंटेंस ऐसा कहते हैं कि भाई इट डिफाइंस, इट गिव्स द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। कन्वर्सली ऐसा भी कहते हैं कि भाई हीट फ्लो हो रही है तो इट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। सो बहुत अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं उन चीजों का। वैसे ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट, व्हेनेवर द हीट इज एडेड it gets transformed into some amount of internal energy and some amount of the work done। जैसे ये सेंटेंस ऐसा कह रहा है कि भाई जो भी हीट दोगे it gets converted into one or the other form। The first law of thermodynamics states that the energy can neither be created nor be destroyed। ये एक दूसरा सेंटेंस है जो अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही बता रहा है। और उन चीजों को एग्जैक्टली थर्मोडायनामिक्स के फॉर्म में लिखे तो सेंटेंस ये बन के आता है, सी वाला। क्या कहता है कि भाई जो भी हीट सप्लाई करोगे वो इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी सिस्टम की और कुछ वर्क करेगी, मैकेनिकल वर्क डन करेगी। जो भी हीट सप्लाई करेंगे उससे कुछ इंटरनल एनर्जी चेंज होगी और कुछ वर्क डन होगा। तो अभी तक हमने ये जो आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेसेस देखी ना, अब यहाँ पर हम लोगों ने ये मैकेनिकल वर्क डन को अभी तक इंक्लूड नहीं किया था। अब जैसे कि मैंने कहा था कि एयर कंडीशनर कह दो, रेफ्रिजरेटर कह दो, इन सब में कंप्रेसर लगे हुए हैं रहते हैं। तो ये कंप्रेसर क्या करते हैं, वर्क डन करते हैं। हीट को सॉरी जो वर्किंग सब्सटेंस है यानी जो गैस है उसको कंप्रेस करते हैं, और वही कंप्रेशन और एक्सपांशन के बेस पे ही ठंडक बनती है या हीट का एक्सचेंज होता है, ऐसा कह दो। सो मैकेनिकल वर्क भी इन्वॉल्व है जो कंप्रेसर कर रहा है, क्योंकि टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है गैस का, वर्किंग सब्सटेंस कहते हैं उसको। तो इंटरनल एनर्जी भी इन्वॉल्व है। और पता ही है कि भाई हीट का एक्सचेंज हो रहा है, या तो रूम में से हीट निकाल के बाहर फेंक रहे या तो बाहर से हीट लेके रूम में फेंक रहे, कैसे भी कह दो। तो हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन तीनों इन्वॉल्व है। तो उसी लॉ को एक अलग तरीके से लिखकर दिया है कि भाई डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसको ऐसे भी लिख दो कि क्यू इज इक्वल्स टू यू प्लस डब्ल्यू, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हावेवर ये लिखना टेक्निकली सही नहीं है, ठीक है। टेक्निकली यही सही है कि भाई हीट में जो बदलाव आए वो बदलाव इंटरनल एनर्जी बदलाव के टर्म्स में गए और वर्क डन के टर्म्स में डिसिपिटेट हुए, ऐसा। इसीलिए हम ये डेल्टा यूज करते हैं। ट्रायंगल वाला डेल्टा यूज करो या ये डिफरेंशियल वाला डी यूज करो, ये भी सही है। पर टेक्निकली ये ज्यादा सही है। ये बहुत ज्यादा छोटे चेंजेस के लिए है, ये थोड़े कैलकुलेबल चेंजेस के लिए है। और ये ऐसे ही जस्ट हम लिखने के लिए ज्यादा डी 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 नहीं लिखना पड़े, इसलिए हम ऐसा सिंपल लिख देते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को लेके ये कुछ क्वेश्चंस भी है। क्या है वो क्वेश्चन कि इज यू ए स्टेट वेरिएबल? इज यू ए स्टेट वेरिएबल? ऑब्वियसली यस, याद रहना चाहिए। आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था। यस, यू इज ए स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल मतलब अभी जो स्टेट है, राइट, जो भी गैस कह दो उसका जो अभी जो स्टेट है उसको डिस्क्राइब करता है। डब्ल्यू स्टेट वेरिएबल है? नहीं, डब्ल्यू स्टेट वेरिएबल नहीं है। डब्ल्यू तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आने का एक जरिया है, राइट। क्यू भी नहीं है। हीट और वर्क डन के थ्रू या तो हीट देके हम 1 से 2 लेकर आए, या तो वर्क डन करे, खुद गैस को दबाए, राइट, या खुद गैस को एक्सपांड करे। Q माइनस डब्ल्यू, हाँ ये है Q माइनस डब्ल्यू है। क्यों? यहां से आया, देखो
Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी। तो Q माइनस डब्ल्यू जो है वो स्टेट वेरिएबल है, Q प्लस डब्ल्यू भी नहीं है और बाकी कुछ भी नहीं है। तो स्टेट वेरिएबल को समझने के लिए ही मैंने ये क्वेश्चन डाला था कि स्टेट वेरिएबल और स्टेट को बदलने का वे वे आप मेथड कह दो, उसको समझो। सो Q एंड W आर जस्ट द ways to change the state. They are not the state variables. Following points regarding the first law of thermodynamics are noteworthy. Noting worthy. ऐसा. This law, which is basically the law of conservation of energy, applies to every process in the nature. कौन सी प्रोसेस लेनी है एग्जाम्पल में? दिन और रात के लिए एप्लीकेबल है ये? हाँ है। अब मैं उसमें ज्यादा अंदर डिटेल में जाके डिस्कस नहीं कर रहा, बट है। कुकर में खाना बनता है, उसमें एप्लीकेबल है? हाँ है। तुम कनेक्ट करो कैसे एप्लीकेबल है। ये जो इक्वेशन है Q इज इक्वल्स टू यू प्लस डब्ल्यू, ये कैसे एप्लीकेबल है? गैस चालू है Q, कुकर के अंदर जो हमने रखा हुआ है खाना पानी U, वर्क डन तो कुछ नहीं हो रहा है, मतलब ये हीट जो देंगे हम वो टेम्परेचर बढ़ाएगी और अल्टीमेटली खाना बनेगा, ऐसा है। वर्क डन तो प्रेशर कुकर के अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब ना तो हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं ना उसको एक्सपांड करने दे रहे हैं, बट जो भी हीट देंगे हम, है ना, इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी और वर्क डन भी होगा। क्यों वर्क डन भी होगा? क्यों? क्योंकि प्रेशर चेंज होगा, है ना, धीरे धीरे प्रेशर बिल्टअप हो रहा है और वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम तो उतना का उतना ही है। सो अल्टीमेटली वर्क डन जीरो ही मिलेगा प्रेशर कुकर। तो ये चीज ऐसे तुमको सोच के अप्लाई करना है कि भाई क्या होगा एक पर्टिकुलर प्रोसेस को लेके। फिर बी, the law applies equally to all the three phases of matter, solid भी, liquid भी और gas भी। while applying the first law of thermodynamics, ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि तीनों या तो जूल्स में हो या तो कैलोरीज में, ये चीज ध्यान रहना चाहिए। Just as the zeroth law of thermodynamics introduces the concept of temperature, the first law of thermodynamics introduces the concept of internal energy. From the first law of thermodynamics, we learn that it is impossible to get work from any machine until and unless we give it some initial amount of energy या giving an equivalent amount of energy. मतलब वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा एनर्जी डालनी ही पड़ेगी। ऑब्वियसली यस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना स्पीकर, हाँ, तो एक्स्ट्रा एनर्जी वो कंज्यूम करता है, हाँ करता ही है, बिजली चाहिए। जो स्पीकर है उसकी कॉइल है, उन सब में बिजली की वजह से जो साउंड गया था वो, या जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वायर में से आई थी वो साउंड के फॉर्म में आई। माइक में भी ऐसा ही होता है, जो साउंड जा रहा है ना, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो रहा है जो रिसीवर में जा रहा है। तो वो प्रोसेस करने के लिए भी इसके अंदर बैटरी लगी हुई है जो वो प्रोसेस करती रहती है। So वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स establishes the essential equivalence between the work and heat. According to this law, internal energy of the system can be increased either by supplying heat to it or by doing work on the system or both. So internal energy change हो रही है तो वर्क डन की वजह से हो रही है या हीट की वजह से हो रही है या दोनों की वजह से हो रही है। इन चीज़ों को ध्यान में रखो। कुछ कुछ समझ में आया हो, कुछ कुछ नहीं समझ में आया हो, एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको समझना है। अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टू द वेरियस प्रोसेसेस। तो सबसे पहली प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यानी ये जो इक्वेशन है Q इज इक्वल्स टू यू प्लस डब्ल्यू, है ना, उसको यूज करना सीखते हैं हम। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसमें मुझे ये तो पता है कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है, अल्टीमेटली चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो। सो इस चीज को मैं अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? Q विल बी इक्वल टू W, DQ इक्वल टू DW। इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी। टेम्परेचर जीरो है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज भी जीरो है, चेंज जीरो है। सो DQ विल बी इक्वल टू DW, राइट।
आइसोथर्मल प्रोसेस। अब यहां पर मैं थोड़ा और गहराई में जाके सवाल पूछता हूं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, मैंने हीट दी है ना, हीट दी, वर्क डन हो रहा है, तो क्या जर्रा सा भी टेम्परेचर में बदलाव नहीं आएगा? एग्जाम्पल लो इस चीज का, तो थर्मोस फ्लास्क ले लो, थर्मोस फ्लास्क ले लो, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है कांस्टेंट, आइडियल कंडीशन में कांस्टेंट रहता है, रियल कंडीशन में नहीं रहता है। तो ये भी जो लॉ है ना, ये आइडियल कंडीशन वाला लॉ है, राइट। रियल कंडीशन में इंटरनल एनर्जी में थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा ही आएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत टेम्परेचर में भी चेंज आएगा, राइट। बट वो बहुत नेग्लिजिबल है, इसीलिए हम आइडियल गैस समझ के ही काम शुरू करते हैं। फिर एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट होती है। ये कुछ की मुद्दे हैं, ये सब प्रोसेसेस हमने देखी है ना, आइसोकोरिक आइसोबारिक भी देखी। तो इन सब प्रोसेसेस के बारे में रीडिस्कशन है इन द टर्म्स, इन द मैथमेटिकल टर्म्स। वो थियोरिटिकल था, वो भी काम का है, ये मैथमेटिकल फॉर्मेट में है, ये भी काम का है। सो अल्टीमेटली डी क्यू विल बी इक्वल टू 0। अब डी क्यू 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट लॉ क्या था? dq will be heat supplied will be utilized in changing the internal energy plus utilized in doing some work। ऐसे बोल बोल के याद रखो, नहीं तो q उधर चला जाएगा, u इधर आ जाएगा। so q constant, dq constant, ultimately du will be equal to minus dw। so change in internal energy will be equal to negative of the work done। याद रखो इसको, इसका एप्लीकेशन यूज क्या है वो भी हम देखेंगे, मतलब खास करके न्यूमेरिकल्स के अंदर ही ये तुमको काम में आएंगे। अब इसको तुम ऐसे तो समझ ही सकते हो कि भाई टेम्परेचर में जो चेंज आया है, राइट, किस वजह से आया है? वर्क डन की वजह से आया है। तो डी यू विल बी नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, मतलब जो भी वर्क डन था, राइट, उसका नेगेटिव चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब dV इक्वल टू 0, dV 0 होता है मतलब वर्क डन हो जाएगा 0, है ना। अब वर्क डन 0 है, दिस इंप्लाइज दैट वर्क डन 0 है, तो वर्क डन 0 है तो हम क्या लिख सकते हैं? तो डी क्यू जो भी हीट सप्लाई करेंगे ना, वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, वर्क डन 0 है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। तो ये प्रेशर कुकर वाला किस्सा मान लो, हीट सप्लाई कर रहे क्या कर रहा है? वो प्रेशर कुकर का टेम्परेचर बढ़ा रहा है, वर्क डन 0 है क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज हो नहीं रहा है, पहले प्रेशर बढ़ रहा है प्रेशर कुकर के अंदर। फिर आइसोबारिक प्रोसेस मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, तो चेंज इन प्रेशर विल बी 0, राइट। अब इसके लिए क्या करेंगे हम? इसके लिए तो ये लॉ फुल्ली वैलिड है, आइसोबारिक प्रोसेस में ये लॉ फुल्ली वैलिड है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। एग्जाम्पल ले सकते हो आइसोबारिक प्रोसेस का, कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हो? जैसे मेल्टिंग ले लो, बॉइलिंग ले लो, ये आइसोबारिक ही है। तो इस चीज को मैं थोड़ा मॉडिफाई करूं, लेट से मेल्टिंग के लिए, तो मेल्टिंग के लिए डी क्यू क्या मिलेगा मुझे? एम एल, है ना, कैलोरीमेट्री का कंसेप्ट, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का फॉर्मूला है, याद रखो, हीट सप्लाइड विल बी मास इनटू लेटेंट हीट। अब मेल्टिंग प्रोसेस, राइट, अब मेल्टिंग प्रोसेस है, इसमें डी क्यू विल बी इक्वल टू एम एल, और आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर विल बी कांस्टेंट, है ना। तो क्या हो जाएगा ये? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दिस इंप्लाइज दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसको सब्जेक्ट बनाओ, तो एम एल माइनस डी डब्ल्यू, एम एल माइनस पी डी वी, कुछ ना कुछ वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। सो इंटरनल एनर्जी में जो बदलाव है, इट्स बिकॉज ऑफ हीट, राइट, माइनस द वर्क डन। अब वंस अगेन वही सवाल मैंने थोड़ी देर पहले ही पूछा, इसके पहले वाले लेक्चर में पूछा था कि भाई आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर 0 है, अब मेल्टिंग कहाँ है? तो मेल्टिंग में तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डी यू क्यों 0 नहीं है? क्योंकि टेम्परेचर भले ही कांस्टेंट है बट इंटरनल एनर्जी, राइट, काइनेटिक एनर्जी की वजह से भी बनी हुई है और प्रेशर की वजह से भी बनी हुई, काइनेटिक एनर्जी की वजह से भी बनी हुई है और पोटेंशियल एनर्जी की वजह से भी
बनी हुई है। तो भले टेम्परेचर जीरो है तो इंटरनल एनर्जी जीरो हो, इंटर काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, बट ये वाला पार्ट जीरो नहीं हो, तो इसीलिए इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी चेंज विल बी जीरो, राइट, वो ओरिजिनल स्टेट के अंदर आ जाएगा। सो अल्टीमेटली डी क्यू विल बी इक्वल टू डी डब्ल्यू, जो भी हीट सप्लाइड होगी वो पूरा का पूरा वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन ये आइडियल कंडीशन में ही है, रियल कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, रियल कंडीशन में लॉसेस होते ही होते हैं। इसका मतलब यही कुछ हुआ कि भाई मैंने कोयला जलाया और जितनी भी हीट बन रही है ना, उस हीट से इंजन मेरा आगे बढ़ते जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी हीट लॉस भी हो जाती है, होती ही है, क्योंकि हमारे पास वैसी कोई परफेक्टली एडियाबैटिक वॉल भी नहीं है, परफेक्टली डायथर्मिक वॉल भी नहीं है कि जो हीट को रोके, जो परफेक्टली हीट को जाने दे। तो ये सब आइडियलाइज्ड कंडीशन है, रियल में थोड़ा बहुत लॉस होता है। मेल्टिंग प्रोसेस ये सेम टू सेम जैसा लिखा था मैंने, यही चीज एप्लीकेबल है, यहाँ पर लिख ही दिया मैंने, आइसोबारिक सेम में मेल्टिंग। बॉइलिंग प्रोसेस का भी सेम ही है, बॉइलिंग प्रोसेस के अंदर भी वही कि भाई प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, डी यू विल बी इक्वल टू एम एल माइनस पी डी वी, यहाँ पे भी डी यू विल बी इक्वल टू एम एल माइनस पी डी वी। फ्री एक्सपांशन, फ्री एक्सपांशन वो एक्सपांशन होते हैं जो एडियाबैटिक होते हैं, एडियाबैटिक यानी चेंज इन हीट विल बी इक्वल टू जीरो कंपल्सरी, राइट, इनको हम, और वर्क डन भी जीरो है, अल्टीमेटली इंटरनल एनर्जी भी जीरो। सो ना तो हीट एक्सचेंज होती है, ना वर्क डन होता है, और ना ही इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है, तो उसको हम कहते हैं फ्री एक्सपांशन। है कोई ऐसा फ्री एक्सपांशन इस दुनिया में एग्जिस्ट करता हो? कोई एग्जांपल ऐसा कि भाई फ्री एक्सपांशन मतलब ना तो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, ना तो कुछ वर्क डन हो रहा है, ना तो कोई हीट उसको मिल रही है, तो ऐसा कोई फ्री एक्सपांशन है? देखो मिलता है तुम्हें तो कमेंट में लिखो, मुझे तो ऐसा कोई ध्यान में नहीं आ रहा है कि भी डी क्यू भी जीरो हो, डी डब्ल्यू भी जीरो हो, अल्टीमेटली चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो। आइडियलाइज्ड है ये, जरूरी नहीं है ऐसा सेम टू सेम तुम्हें मिल ही जाए। फिर नेक्स्ट आते हैं हम मेयर्स फॉर्मूला, राइट। मेयर्स फॉर्मूला क्या है? सीपी और सीवी के बीच का रिलेशन, मेयर्स फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यूज करके हम सीपी और सीवी का रिलेशन ढूंढ सकते हैं। कंसीडर 1 ग्राम मोल ऑफ द आइडियल गैस, राइट। सो पीवीटी बी द इनिशियल कंडीशंस ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सो लेट्स से मैं, ये इनिशियल कंडीशन थी, अब मैं गैस को हीट करता हूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कर रहा हूं मैं, तो जो भी हीट एब्सॉर्ब हुई है ना, कैसे मिलेगी? नंबर ऑफ मोल्स एन तो 1 ही है, तो वो मैं नहीं लिख रहा। चलो पहले एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, डी क्यू विल बी इक्वल टू सी वी, डी टी कितना हो जाएगा? लेट से टेम्परेचर चेंज हुआ डी टी, राइट। सो लेट पी वी टी बी द इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस। फिर लेट गैस बी हीटेड बाय डी टी। तो उसको हीटिंग हम या तो कांस्टेंट वॉल्यूम से करें, राइट, या तो कांस्टेंट प्रेशर से करें। अब ये एक बात हो गई इसकी। फिर दूसरी बात, डी क्यू मिल गया मुझे, कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है, ये एक और बात। इनको यूज करके अगर मैं लॉ लिखूं, तो जो लॉ था क्या कहता है? डी क्यू विल बी डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो डी क्यू कितना मिला? सी वी डी टी, डी डब्ल्यू तो जीरो है, तो डी यू, ये एक इक्वेशन मिला, इसको रखो। सेम वे
चलो मैं अब राइट ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे मैंने हीट किया था, अब मैं सेम टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं गैस का, स्टेप नंबर 2 एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस केस में जो भी हीट सप्लाई होगी वो मिलेगी मुझे कांस्टेंट प्रेशर वाली स्पेसिफिक कैपेसिटी से, सो ये हो जाएगा Cp dt। तो इस केस के अंदर वर्क डन होगा, हाँ होगा ना, वर्क डन हो जाएगा PdV। सो चलो फर्स्ट इक्वेशन क्या मॉडिफाई होगा, du प्लस dw। सो Cp dt विल बी इक्वल टू du और dw हो जाएगा PdV, है ना। अब ये मुझे मिला इक्वेशन नंबर 2। दोनों ही इक्वेशंस को क्या करेंगे, एक्चुअली मैं ये इसको हमें, हाँ ये तो वन ही है, इसमें भी du को सब्जेक्ट बनाओ, Cp dt माइनस PdV, ये इक्वेशन नंबर 2। अब 1 इक्वल टू 2, क्यों, क्योंकि सेम टेम्परेचर रेंज से हीट किया है मैंने, है ना। तो इंटरनल एनर्जी चेंज भी या तो Cp में हो या तो Cv में हो, इंटरनल एनर्जी चेंज तो सेम ही आना चाहिए। तो दोनों du सेम होने चाहिए, इज इक्वल्स टू Cv dt, Cp माइनस Cv, dt को कॉमन निकाल देता हूँ, PdV को राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू PdV बाय dt। अब क्या, इससे आइडियल गैस इक्वेशन की मदद लेंगे कि डिफरेंशिएट करेंगे, प्रेशर तो कांस्टेंट ले लेते हैं और nr dt। सो PdV बाय dt विल बी इक्वल टू nr, है ना, नंबर ऑफ मोल्स तो 1 है तो n लिखने की जरूरत नहीं है, तो अल्टीमेटली Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू r। ये आ गया रिलेशनशिप। यूनिट क्या है r के, तीनों के यूनिट्स है जूल्स पर मोल केल्विन, है ना। और अगर यूनिट ये है जूल्स पर ग्राम केल्विन, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। ये वाला फॉर्मूला लगेगा अगर यूनिट ये दिया हुआ है तो। Cp जो स्पेसिफिक कैपेसिटीज है ना गैसेस की, 3 तरह की है, मैंने बहुत बार रिपीट किया हुआ है, सो पता होना चाहिए। और R विल बी इक्वल टू कैपिटल R बार डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सो ये है मेयर्स फॉर्मूला। फिर मेयर्स फॉर्मूला के बाद में आगे आता है कंक्लूजन्स फ्रॉम मेयर्स फॉर्मूला। मेयर्स फॉर्मूला में से हमको क्या क्या चीजें सीखने को मिलती है, तो पहली बात तो यही सीखने को मिलती है कि ये जो मेयर्स फॉर्मूला है Cp माइनस Cv इक्वल टू R, वैलिड फॉर आइडियल गैस के लिए वैलिड है कि रियल गैस के लिए वैलिड है, सो वैलिड फॉर रियल गैस एट लो प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर पे, क्योंकि कंडीशन वही है, रियल गैस आइडियल जैसा ही बिहेव करती है, प्रेशर कम हो, प्रेशर बढ़ाओगे वो अपनी आइडियल कंडीशन से डिविएट हो जाएगी, सो प्रेशर कम होना चाहिए, ये पहला कंक्लूजन। फिर वैलिड फॉर Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, वैलिड फॉर, चलो इसको थोड़ा, एनी नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल हो, 2 मोल हो, 1000 मोल हो तो भी चलेगा। फिर तीसरा कंडीशन क्या आएगा, Cp माइनस, ये यूनिट्स वाला ये मैंने लिख दिया इधर ऑलरेडी, कंक्लूजन्स में ही लिखा है, ये कंक्लूजन्स ही है, Cp माइनस Cv, है ना। तो फिर से लिख दूं कि भाई इफ यूनिट इज जूल्स पर मोल केल्विन, then
Cp minus Cv is equals to R for all three. लेकिन अगर यूनिट जूल्स पर केजी केल्विन है या ग्राम केल्विन है ना, तो Cp माइनस Cv विल बी इक्वल टू आर। एक्चुअली में ये स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी है, बट ध्यान रखना है स्मॉल सी कैपिटल सी लिखने में तो हमको दोनों सेम ही लगते हैं। सो स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर बाय एम। फिर फिफ्थ पॉइंट, Cp is greater than Cv by 8.31 joules per mole Kelvin, है ना। R की वैल्यू ये है 8.31 जूल्स पर मोल केल्विन, गैस कांस्टेंट या रिडबर्ग्स गैस कांस्टेंट कह दो। सो ये है कंक्लूजन्स फ्रॉम मेयर फॉर्मूला, और दो डेरिवेशन है इससे रिलेटेड। क्या है वो कंक्लूजन्स? Cp और Cv फॉर मिक्सचर्स, राइट। तो लेट्स से हमारे पास है N1 मोल्स है किसी एक गैस के, वी हैव N1 मोल्स ऑफ द गैस, और स्पेसिड कैपेसिटी है उसकी V1, एंड हमारे पास N2 मोल्स है गैस के और स्पेसिड कैपेसिटी है Cv2, है ना। अब हमको क्या ढूंढना है कि इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो स्पेसिड कैपेसिटी क्या होगी, ऐसा दोनों को मिक्स करने के बाद स्पेसिड कैपेसिटी क्या होगी। सो लेट दिस मिक्सचर बी हीटेड बाय dt, स्मॉल टेम्परेचर चेंज, है ना। तो इधर हमको मिलेगा dq1 विल बी इक्वल टू N1 Cv1 dt और dq2 विल बी इक्वल टू N2 Cv2 dt। दोनों में टेम्परेचर चेंज सेम ही है ना। फिर अब क्योंकि ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम है तो dq ही du है। कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में अब छोटी छोटी चीजें तो याद तुम्हें बहुत अच्छे से करनी ही चाहिए कि भाई कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो dq विल बी इक्वल टू du फॉर लेट du बी change in internal energy of mixture। तो therefore du के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं N1 प्लस N2, लेट से उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी Cv है, और dt। सो Cv इज SHC ऑफ मिक्सचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो चाहो तो ये पूरा डेरिवेशन करो या फाइनल फॉर्मूला याद रखो। क्वेश्चन यही है कि भाई गैसेस है N1 मोल्स, स्पेसिफिक कैपेसिटी Cv1, N2 मोल्स ऑफ गैस, स्पेसिफिक कैपेसिटी Cv2, इन दोनों को मिक्स कर लेंगे तो मिक्सचर की स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी मिलेगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसी चीज को आगे लिखे हम तो ऐसा कह सकते हैं कि जो भी इंटरनल एनर्जी मिक्सचर की है वो इंटरनल एनर्जी दोनों का इंडिविजुअल की इंटरनल एनर्जीज को हम ऐड करके निकाल सकते हैं, है ना। सो du1 विल बी क्या था N1 Cv1 dt प्लस N2 Cv2 dt और du N1 प्लस N2 Cv dt सब जगह से कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली मिक्सचर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये ऐसे मिलेगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब मुझे चाहिए Cp2, राइट, Cp। सो लेट्स से N1 मोल्स ऑफ Cp1 एंड N2 मोल्स दूसरी कोई गैस है जिसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी है P2 एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अब मुझे Cp ढूंढना है।
तो Cp ऑफ द मिक्सचर कितना होगा? सो मैं इसी से शुरुआत करता हूं। मुझे ये पता है Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। सो Cp विल बी इक्वल टू R प्लस Cv, है ना। R प्लस Cv का फॉर्मूला लग दो N1 Cv1 प्लस N2 Cv2 अपॉन N1 प्लस N2। फर्दर सिंप्लीफाई करो इसको, R इंटू N1 प्लस N2 N1 Cv1 प्लस N2 Cv2 अपॉन N1 प्लस N2। तो अब देखो इसके अंदर जो एडजस्टमेंट हो रहा है ये N1 Cv1 है ना प्लस RN2 फिर ये N2 Cv2। अब जैसा कि मैंने कहा करना है ये डेरिवेशन तो करो, नहीं तो फिर सीधा फॉर्मूला याद रखो। N1 कॉमन R प्लस Cv1, N2 कॉमन R प्लस Cv2 अपॉन N1 प्लस N2। So RCV1 क्या होता है? RCV1 इज नथिंग बट Cp, सो N1 Cp1 और ये हो जाएगा N2 Cp2 अपॉन N1 प्लस N2। सो दोनों के लिए सिमिलर फॉर्मूला ही है कि मिक्सचर दिया हो, है ना। अब ये दो का मिक्सचर लिया है, तुम 3 गैसेस का मिक्सचर लो, 4 गैसेस का मिक्सचर लो, सेम चीज ही एप्लीकेबल है। फिर नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की लिमिटेशंस भी है। ये जो इक्वेशन हम लिखते हैं ना, है बहुत बढ़िया बट थोड़ा प्रॉब्लम है। द फर्स्ट लॉ डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच द चेंज कैन अकर। मतलब कि हीट फ्लो जो हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो होगा कि नहीं होगा या किसी मशीन की जरूरत पड़ेगी, है ना। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा कि भाई हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट फ्लो होता है, हाँ होता है, इंस्टेंटेनियसली होता है। बट कन्वर्सली लो टेम्परेचर से मुझे हाई टेम्परेचर हीट फ्लो करवाना है, तो क्या इस पे बहुत सारे सवाल। तो इस चीज को फर्स्ट लॉ नहीं समझा पा रहा है कि भी लो से हाई पे भेजना हो तो मुझे क्या करना चाहिए, होगा कि नहीं होगा, ये नहीं समझा पा रहा है। वही है लिमिटेशन है। द फर्स्ट लॉ गिव्स नो आइडिया अबाउट द एक्सटेंट ऑफ चेंज। एक्सटेंट ऑफ चेंज मतलब कब तक हीट का ट्रांसफर चलता रहेगा, कब तक वर्क डन होता रहेगा, है ना। मतलब कि यही एक्सटेंट ऑफ चेंज को तुम ऐसे लिख सकते हो, सेकेंड वाले लॉ का एक्सप्लेनेशन के वर्क डन गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एंड हीट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। क्या ये चलता ही रहेगा, किस हद तक चलता रहेगा। तो इस पे भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या सारा वर्क डन हीट में कन्वर्ट हो जाता है, क्या सारी हीट सप्लाइड वर्क डन में अब इसके बीच में इंटरनल एनर्जी को मत लेके आ रहा, राइट। इंटरनल एनर्जी तो जो गैस होती है ना उसके बारे में है या वर्किंग सब्सटेंस के बारे में है। तो जो भी मैंने वर्क डन किया वो हीट में कन्वर्ट होगा, जो भी हीट है सारी की सारी वर्क डन में कन्वर्ट हुई, है ना। कहने का मतलब है कि कोयला जलाया उससे स्टीम बनी और स्टीम ने स्टीम इंजन को चलाया, तो क्या जितनी हीट थी सारी की सारी मैकेनिकल वर्क डन में आ गई, या मैकेनिकल वर्क डन सारा का सारा हीट के फॉर्म में बन जाता है ना। ये मैं मैकेनिकल वर्क डन कर रहा हूँ तो क्या सारा का सारा हीट में बना। तो ये एक क्वेश्चन रह जाता है सेकेंड लॉ में। फिर तीसरा वाला है कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्स ऑफ हीट वेदर इट इज हॉट और कोल्ड बॉडी। तो वही कि भाई हीट का फ्लो हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो क्या ये हाई टेम्परेचर पे होगा, दूसरा वाला लो टेम्परेचर पे होगा। तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि सपोज यहां से यहां पे ऐसा हीट फ्लो हो रहा है तो क्या T1 इज ग्रेटर देन T2 और T2 इज ग्रेटर देन T1, क्या ये एक सवाल छूट जाता है। सो इन सब सवालों के जवाब
लेकर हमारे सामने आता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और थोड़ा इस फर्स्ट लॉ को निखार के देता है। आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं हम, फिर इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। तब तक ये रीड करो, रिवाइज करो। सी यू, बाय बाय।